नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सानिया वॉइस स्टोरी में। तो दोस्तों, आज की कहानी है सबक सिखाना ज़रूरी था। ए बुढ़िया, तेरे पास कुछ पैसे हो तो देना ज़रा, मुझे सब्जी लानी है। बेटे अभिषेक ने अपनी माँ कमला जी से गुस्से में कहा। तो माँ कमला जी ने चुपचाप अपने खाट के बिस्तर के नीचे से 200 का नोट निकाला और बेटे को पकड़ा दिया। बेटे ने नोट पकड़ा, नोट को अलट पलट कर देखा और माँ की तरफ घूरते हुए देखा और कुछ कहे बिना चला गया। तभी बहू अंजना भी वहाँ आ जाती है और सास से गुस्से में कहती है कि बुढ़िया, अपने बेटे को तो दिए पैसे, अब मुझे भी दे, मुझे भी सामान लाना है। सास 500 बहू को निकाल कर दे देती है। बहू भी पैसे लेकर हाथ में अलट पलट कर देखती है और मुंह बनाकर चली जाते हैं। यह कमला जी की बेटी बहू का रोज का काम है। अपनी माँ से कुछ न कुछ पैसे लेते रहते हैं और माँ से बात भी बदतमीजी से करते हैं। जब दोनों बेटी बहू पैसे लेकर चले जाते हैं तो कमला जी मन ही मन में सोचती है कि जीना हराम कर दिया है इन दोनों बेटी और बहू ने मेरा। जब देखो पैसे लेते रहते हैं और मुझसे ही बदतमीजी से बात करते हैं। हे भगवान, क्या करूँ ऐसे नालायक औलाद का। इससे अच्छा तो मुझे भी औलाद ही बना देता। कम से कम आज मुझे यह दिन देखना नसीब तो ना होता। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, यह लोग मुझे तिल करके मार ही दे डालेंगे। हे भगवान, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। अभी कमला जी ये सब बातें सोच ही रही थी कि तभी बेटा सब्जी लेकर आ गया और माँ के खाट पे रखता हुआ बोला, ले बुढ़िया, सब्जी ले आया हूँ, सब्जी काट दे, तेरी बहू बाजार से आकर बना देगी और अगर उसी देर हो गई तो तू ही बना दिए। मुझे ठीक इस टाइम पे खाना चाहिए, नहीं तो देख लेना क्या होगा। कमला जी धीरे धीरे अपनी चारपाई से उतरते हैं और अपने कमरे से बाहर आते हैं और किचन में आ जाते हैं और वहाँ से चाकू और बर्तन लाकर उसमें सब्जी काटने बैठ जाते हैं। कमला जी सब्जी काट कर अंजना के आने का इंतज़ार करने लगती हैं, परंतु अब काफ़ी देर तक भी सब अंजना नहीं आती और बेटे के खाने का समय होने लग रहा था। तो सब्जी उठाकर खुद ही किचन में जाती है और उसे बनाने लग जाती है। सब्जी तो उन्होंने बना ली थी, परंतु अभी तक भी अंजना बाजार से नहीं आई थी। उसका इंतज़ार करने के चक्कर में देर हो रही थी, इसलिए उन्होंने आटा निकाला और आटा भी गूंद लिया, परंतु अभी भी अंजना नहीं आई। तो उन्होंने रोटियां बनानी शुरू कर दी। उन्होंने रोटियां बनाकर अपनी बेटी को खाना दे दिया। जब बेटी ने खाना खा लिया तो उसके भी बहुत देर बाद अंजना आई। अंजना ने आकर देखा कि सारा खाना बना पड़ा है, तो आते ही हाथ धोकर खाना खाने बैठ गई। तभी बेटे के दोनों बच्चे भी स्कूल से आ गए, तो अंजना ने अपने बच्चों को भी खाना खिला दिया और सास बेचारी सबके लिए रोटी बनाती रही। पर बेटी और बहू ने एक बार भी उन्हें खाने के लिए नहीं पूछा। कमला जी ने सबको खाना खिलाने के बाद खुद अपनी तो रोटी बनाई और थाली में रखकर निकाल कर अपने कमरे में लेकर आ गई और अपने चारपाई पे आकर बैठ गई और अपनी कमर सीधी करने लगी। सारा खाना बनाकर उनकी कमर में दर्द हो चुका था। अब उनकी कमर और घुटनों में दर्द रहता था। थोड़ी देर बाद उन्होंने खाना खाया ही था कि तभी बहू ने आवाज़ लगाई, ये बुढ़िया, आकर बर्तन भी धो दे। कमला जी ने एक लंबी आह भरी और अपने घुटनों पे हाथ रखकर फिर से चारपाई से नीचे उतरी और खड़ी हो गई। अपनी थाली उठाई और धीरे धीरे कदमों से चलते हुए किचन में आ गई। फिर सारे बर्तन समेटे और उसके बाद बर्तन धोने लगे। बर्तन धोने के बाद बहू फिर से आई, कहने लगी थी कि किचन की सफाई भी कर देना। कमला जी ने पहले बर्तन धोए, उसके बाद किचन की सफाई भी की। किचन की सफाई करने के बाद कमला जी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। धीरे धीरे कदमों से चलते हुए फिर से अपने कमरे में आई और आकर अपनी चारपाई पर बैठ गई। अभी कमला जी सोच ही रही थी कि थोड़ी ही से कमर सीधी कर लूँ, थोड़ा लेट जाऊँ, कि तभी देखा घर में बहू के मेहमान आ रहे हैं। बहू के बहन आ रहे थे। अंजना अपनी बहन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई।
अपनी बहन को पानी पिलाया। खाने का टाइम हो रहा था और घर में इतनी सब्जी नहीं थी कि मेहमानों को खिलाई जा सके। अंजना की बहन अपने पति और बच्चों के साथ आई थी। खाना दोबारा से बनाना ही पड़ेगा। अभिषेक कमला जी के पास आया और कहने लगा, बुढ़िया पैसे निकाल, घर में मेहमान आए हैं, नाश्ते का सामान भी लाना है और कुछ पकाने के लिए भी लाना है। माँ ने अभिषेक को 1000 निकाल कर दे दिए। अभिषेक जल्दी जल्दी बाजार गया और पकाने के लिए सब्जी और नाश्ते का सामान उठा लिया और लाकर अपनी माँ के पास आया और कहने लगा, बुढ़िया चल अब जल्दी से फटाफट खाना बना। अंजना तो मेहमानों के पास बैठी है, वो खाना बनाएंगे, क्या तू ही बना और जल्दी जल्दी बनाना। बेचारी कमला जी बेटे की बात सुनकर हक्की बक्की रह गई। वो तो अभी इतना थक गई थी कि अब इन लोगों के लिए भी खाना बनाना पड़ेगा। बेचारी कमला जी अपनी थकी हुई और दर्द वाली कमर के साथ धीरे धीरे चलते हुए किचन में आ गई और सब्जी काटने लगी और बाकी काम भी करने लगी। तभी बहू किचन में आई और कहने लगी कि बुढ़िया जल्दी जल्दी हाथ चला और अच्छा सा खाना बनाना, मेरी नाक मत कटवा देना। और यह कहकर अपनी बहन के पास अपने कमरे में जाकर बैठ गई कमला जी और जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी, परंतु जल्दी जल्दी में उनसे सारे काम वगैरह गड़बड़ हो रही थी। अब पहले वाली बात नहीं रह गई थी। अब बूढ़ी हड्डियों में इतना काम नहीं होता था। फिर भी कमला जी जल्दी जल्दी करके दाल चावल पनीर रायता पापड़ सलाद तैयार कर देती है। बहू बीच बीच में आकर देख रही थी कि सास काम कर रही है या नहीं। जब खाना तैयार हो जाता है तो अंजना सारा खाना उठा कर ले जाती है। कमला जी 2 बार खाना बनाकर बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। वो किचन से निकलकर फिर से अपने कमरे में आकर अपनी चारपाई पे बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद बहू फिर से कमला जी के पास आती है और कहती है, चल बुढ़िया अब जल्दी से सारे बर्तन धो दे और उसके बाद चाय बना देना और नाश्ता तैयार कर देना। अंजना ऑर्डर देकर फिर से अपने कमरे में जाकर अपनी बहन के पास बैठ जाती है। कमला जी फिर से अपनी कमर को पकड़ कर उठती है और धीरे धीरे चलकर किचन में जाकर सारे बर्तन धोती है। बर्तन धोकर फिर चाय बनाती है और नाश्ता तैयार करती है। फिर बहू आती है और सारा नाश्ते का सामान उठाकर ले जाते हैं। अंजना ने एक बार भी अपनी सास को खाने और नाश्ते के लिए नहीं पूछा था। उसने एक बार भी यह नहीं कहा था कि माँ जी आप भी आ जाइए, मेहमानों के पास बैठी मेहमानों के साथ खाना खा लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। जबकि सारा खाना और नाश्ता कमला जी ने ही तैयार किया था। शाम के समय उनकी बहन चली जाती है। खाना इतना बच गया था कि शाम को खाना बनाने की ज़रूरत न थी, वरना फिर से कमला जी को खाना बनाना पड़ता। रात हो चुकी थी और कमला जी थक कर चूर हो चुकी थी। उनकी तो अब हिलने तक की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। दोपहर को उन्होंने 2 रोटी और बस थोड़ी सी सब्जी खाई ली। उसके बाद से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। उन्हें अब बहुत तेज भूख लगी थी, परंतु उनसे उठा नहीं जा रहा था। उन्हें खाना दे भी तो कौन। बेटी और बहू से उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वह उन्हें खाना देंगे। पूरा दिन बेटी और बहू के काम करा कर उन्हें निराश कर दिया था। अपनी बेबसी और लाचारी पे उन्हें बहुत अफसोस हो रहा था। उनके बेटे और बहू ने तो उनका जीवन नरक बना डाला था और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस नरक में से जीवन से कैसे छुटकारा पाए। उनकी आंखों से निरंतर ही अश्रुधारा बह जा रही थी। उनका हृदय बेटी बहू के अत्याचार से छल्ली छल्ली हो गया था। आज कमला जी को अपने पति रामचरण जी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। वो सोच रही थी रामचरण जी कितने अच्छे संस्कारी, दयालु, विनम्र और बुद्धिमान थे। पता नहीं मैंने कौन सा पाप किया है जो इस नालायक ने कोख से जन्म लिया है। अपने पिता के गुण तो इसमें दूर दूर तक नहीं है। रामचरण जी तो अपने माता पिता का कितना सम्मान करते थे, अपनी माता पिता की कितना सेवा करते थे, और वो यह नालायक
अभिषेक दिन रात मेरे साथ बदतमीजी करता है, सेवा तो यह खाक करेगा। रामचंद्र जी अपने माता पिता की इकलौती संतान थे और यह अभिषेक भी मेरी इकलौती संतान है। मुझे तो इसे अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आती है। जैसा यह है वैसे इसकी पत्नी है। अब तो मुझे और बर्दाश्त नहीं होता है, मैं थक चुकी हूँ इन सब की बदतमीजी और अत्याचार सहते सहते। रामचंद्र जी तो इतने बुद्धिमान थे, अपनी मेहनत के बल पर सरकारी नौकरी हासिल की और यह नालायक किसी भी काम का नहीं, ऐसे तो कोई प्राइवेट नौकरी भी नहीं देता। सरकारी नौकरी क्या खाक मिलेगी इसको। एक तो प्राइवेट नौकरी करता है और उस पर भी आए दिन छुट्टी करता रहता है और जो थोड़ा बहुत कमाता है वही नशे में उड़ा देता है। और तो शुक्र है भगवान का कि मेरे पति की पेंशन आती है जिससे मैं अपना खर्चा पूरा कर लेती हूँ, वरना यह तो मुझे भूखा ही मार देता। लेकिन यह पेंशन भी तो मेरे पास नहीं छोड़ता, घर का सारा खर्चा भी मुझसे ही कराता है। हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखा जिसे मैं इस नरक जैसी जिंदगी से बाहर निकल सकूं। कमला जी रोए जा रही थी और यह सब कुछ सोचते जा रही थी। तभी अभिषेक बाहर से आता है। वो नशा करके आया था और आकर घर में हंगामा करने लगता है। उसका तो रोजाना का काम था। वो तो रोजाना नशा करके आता था और आकर घर में 1 घंटे हंगामा करता था और जब थक जाता तो निढाल होकर सो जाता था। अभिषेक कमला जी के कमरे के बाहर आकर भी हंगामा करता है, परंतु कमला जी चुपचाप लेटी रहती है, क्योंकि अगर अभिषेक को पता चल जाता कि माँ जाग रही है तो आकर माँ के साथ और भी बदतमीजी करने लगता। इसलिए कमला जी चुपचाप ऐसे सो जाती है कि जैसे वो सो रही है। जब अभिषेक को यह लगता है कि माँ सो गई है तो वहाँ से आता है और 1 घंटे तक हंगामा करता रहता है और उसके बाद थक कर सो जाता है। आज तो कमला जी का धैर्य जवाब दे गया था। अब यह सब कुछ उनसे बर्दाश्त की सीमा से बाहर हो गया था। कमला जी निरंतर रोए जा रही थी। उनकी आंखों में पता नहीं इतने आंसू कहाँ से आ रहे थे, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एक तो भूख का दर्द, ऊपर से बेटे की बदतमीजियाँ और अत्याचार का दर्द। बूढ़ी हड्डियाँ कब तक सह पाती, पता नहीं कितने घंटों तक वो लगातार रोती रही। जब रोते रोते थक गई तो उन्होंने अपने पति को याद किया। उनके पति एक अटल निश्चित वाले व्यक्ति थे। एक बार जो निश्चित कर लेते थे उस पर अड़े रहते थे। कमला जी ने भी मन ही मन एक अटल निश्चय किया। उन्होंने घड़ी में समय देखा तो रात के 2 बज रहे थे। अपनी चारपाई से हिम्मत करके धीरे धीरे उठी और किचन में जाकर पहले उन्होंने खाना खाया। खाना खाने के बाद बूढ़ी हड्डियों में कुछ जान से आ गई। इसके बाद धीरे धीरे चलते हुए अपने कमरे में आई और अपना सामान इकट्ठा करने लगी। उन्होंने अपने कपड़े, घर के कागजात, जेवर, रुपये, पैसा जो भी उनके पास था एक बैग में रख लिया और बैग तैयार करने के बाद अपनी चारपाई पर आकर लेट गई और सुबह होने का इंतज़ार करने लगी और थोड़ी देर के लिए सो गई। थोड़ी देर बाद सोने के बाद ही कमला जी 5 बजे से पहले ही जाग गई और सुबह 5 बजे उन्होंने अपना बैग लिया और चुपचाप अपने घर से निकल पड़ी। कमला जी घर से गांव के लिए निकल पड़ती हैं। काफ़ी समय पश्चात गांव का रुख किया था। जैसे जैसे गांव का सफ़र कर रही थी, बचपन की यादों की एक एक तस्वीर उनकी आंखों के सामने उभर रही थी। क्या दिन थी वो, जब गांव की सारी लड़कियां गांव के गलियों में टिकटोलियाँ करती फिरती थी, सारे काम काजें भी करती थी और मस्ती में भी कमी न आती थी। खट्टी मीठी यादों को याद कर कमला जी के होठों में मुस्कान आ रही थी। जैसे गांव की ज़मीन पे पैर रखा तो हृदय की गति तेज होने लगी। चलती रही तो रास्ते में सभी गांव वाले एक एक करके मिलते हैं, सबका हाल चाल जानती रही और कमला जी भी उनका हाल चाल जानती रही। रास्ते में ही उनकी सहेली की बेटी निशा अपने बेटे के साथ दिखी। देखते ही कमला जी की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने देखा उनकी सहेली की बेटी सफ़ेद साड़ी में थी। तभी निशा की नज़र भी कमला जी पे पड़ती है।
कमला जी तो उसे देख कर सदम रह गई। निशा उनके पास आई, उनके गले लगी। हाल चाल जाना। कमला जी एक तरफ निशा को देखती रही। निशा ने उन्हें झकझोरते हुए कहा, कमला आंटी जी आप क्या हुआ? कमला जी बोली, बेटा यह सब क्या है? तुम सफेद लिबास में कैसे? निशा कहती, आंटी यह तो मेरा भाग्य है। भाग्य कैसा भाग्य? कमला जी चौंक कर पूछती है। तो निशा कुछ नहीं बोलती। कमला जी उसका हाथ पकड़ कर कहती है, चल पहले घर चल तब बताना मुझे। उसका हाथ पकड़ के घर ले जाती है। क्या उनके भाई भाभी रहते हैं? भाई घर में नहीं थे, भाभी से मुलाकात होती है। कमला जी की भाभी अच्छे स्वभाव की महिला थी। वो देखते ही अपनी ननद के गले लग जाती है। बोली, दीदी आप तो काफ़ी समय पश्चात आई हैं। हम तो राह ताकते ताकते थक ही गए थे। बस घर की जिम्मेदारियों से कहाँ निकलना होता है। आज भी बड़ी मुश्किल से निकल कर आई हूँ। इतना कहकर भाभी निशा का भी हालचाल जानती है। फिर उसके लिए खाने का इंतज़ाम करने चली जाती है। कमला जी निशा को अपने पास बैठाती है और निशा की 2 साल की बेटी मुन्ना को अपनी गोद में बैठा लेती है और उसे पूछती है, अब बता मुझे यह सब कैसे हुआ और क्या हुआ? मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। निशा दुखी मन से जवाब देती, आंटी जी अभी 4 साल पहले ही बात है। मुन्ना के पापा का एक्सीडेंट हो गया। बाइक पर थे, शाम के समय काम से घर आ रहे थे, ट्रक ने टक्कर मार दी। वही कि वही उनकी मृत्यु हो गई थी। जब हमें पता चला तो हम वहाँ पहुँचे तो उसमें कुछ नहीं बचा था। उनके घर वाले मुझे अभागन मानती हैं। मुझे घर से भी निकाल दिया। अब मैं और मुन्ना बिल्कुल अकेले हैं। गांव के सरपंच ने मुझे सर छिपाने की छत दे रखी है। लिफाफे बनाकर थोड़ा बहुत काम करके इसे पाल रही हूँ। अभी मेरा बच्चा छोटा है, अकेला भी नहीं छोड़ सकते, इसलिए घर पे लिफाफे बना देती हूँ। कहते कहते निशा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी माँ कमला जी की बचपन की सहेली थी। निशा अपनी माँ की इकलौती संतान थी। बाप का देहांत तो वर्ष पहले ही हो चुका था। माँ ने ही निशा को पाला पोसा। उसके शादी के और शादी के 3-4 माह बाद उसे कैंसर जैसी बीमारियों ने घेर लिया, जिसके इलाज में सब जमा पूंजी घर बार सब लगा डाला, किंतु वो बच नहीं पाई और एक दिन वो चीर निर्दा में लीन हो गई। अब निशा के पास उसकी माँ का घर भी नहीं था। घर बेचकर उसने अपनी माँ के इलाज में सब पैसे लगा दिए थे। तो अब निशा की ऐसी दुर्दशा हो गई कि ना किसी को कुछ बता सकती है और अपना बच्चा छोटा होने के कारण ना कुछ कर सकती है। निशा बहुत संस्कारी और पढ़ी लिखी लड़की है। वो बिल्कुल अपनी माँ के छाया पड़ती है। कमला जी उसे अपनी सीने से लगा लेती है, उसे चुप कराती है। उसकी बातें सुनकर कमला जी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो उसके सर पे हाथ रखती है, कहती है, तू क्यों चिंता करती है? मेरी बच्ची मैं हूँ ना, तो सही तेरी माँ, तू मेरी बेटी है। यह मत सोचना तू अकेली है, देख मैं हूँ ना तेरे लिए। भगवान ने मुझे तेरे लिए ही भेजा है। अब चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। कमला जी निशा को सांत्वना देती है। तभी उनकी भाभी खाना ले आती है और सब मिलकर खाना खाते हैं। अब निशा कहती है, आंटी जी मैं जाती हूँ, थोड़ा काम है। कमला जी कहती है, ठीक है बेटा, अभी तू जा, मैं कल तेरे पास आऊँगी। ठीक है आंटी जी कहकर निशा अपने बेटी को लेकर चले जाते हैं। फिर कमला जी अपनी भाभी से बात करती है। रात हो जाती है। रात में कमला जी गहरी सोच में थी। उनके कानों में निशा के शब्द गूंज रहे थे। उनकी अपनी सहेली और उनकी बेटी निशा याद आ रही थी। वो कभी अतीत में डूब जाती, कभी वर्तमान में तो कभी भविष्य का सोच जाती, कभी अपने बेटी बहू के नीच कर्म याद आते तो कभी अपने पति को याद करने लगती। कमला जी पूरी तरह इसी असमंजस में थी और बेचैन होती जा रही थी। तभी उनके दिमाग में एक विचार आया। उस विचार के आते ही उन्होंने गहरी सांस भरी। उस विचार ने उन्हें सांत्वना दी और फिर आराम से सो गई। सुबह सवेरे उठी, नहाई धोई, पूजा पाठ किया, नाश्ता किया और निशा के घर जा पहुंची तो सरपंच ने उसे दिया हुआ था। देखते ही कमला जी के रोंगटे खड़ी हो गए। कच्चा सा मकान, अंधेरी कोठरा सा,
छत में भी छेद जिसमें बारिश का पानी भी आता होगा। और निशा उस छत के नीचे अपने बच्चे के लिए लिफाफा बनाने में लगी हुई थी। कमला जी को देखते खड़ी हो गई, उन्हें एक टूटी फूटी सी खाट में बैठाया। निशा को उन्होंने अपने पास बैठा लिया और कहने लगी कि यहाँ अब तू बस ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन किसी तरह और बिता ले, फिर उसके बाद तुझे यहाँ नहीं रहना पड़ेगा, तेरी माँ अभी जिंदा है। यह सुनते ही निशा की आंखों से आंसू बहने लगे। कमला जी ने उसे गले से लगाकर चुप किया और वापस अपने भाई के घर आ गई। भाई भी शहर से वापस आ गए थे। अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुए। फिर कमला जी अपने घर के लिए गाँव से निकल पड़ते हैं और आते हैं सबसे पहले न्यायालय से अपना पेपर वर्क पूरा करके अपने बेटे को अपने जायदाद घर से बेदखल करके अपने जायदाद का वारिस निशा को बना देती है, क्योंकि कमला जी के बुरे समय में उनकी सहेली ने उनका बहुत साथ दिया था और निशा भी उनसे अधिकतर प्रेम करती थी। घर आती है तो दोनों बेटी बहुओं का मान करने में लग जाती है। यहाँ तक कि बेटा नशे की हालत में उन पर हाथ में उठा देता है तो कमला जी अपने वकील को बुलाकर उन्हें पेपर दिखाकर उनसे अपना घर खाली करा लेती है। बेटा नशे की हालत में था और बहू भी किसी तरह घर से निकालने का तैयार नहीं थी तो वकील पुलिस की मदद से उनसे घर खाली कराते हैं। घर खाली होते ही कमला जी अपने घर का शुद्धिकरण करती है और ताला डालकर गांव के लिए निकल पड़ती है और वहां से निशा और मुन्ना को अपने साथ अपने घर ले आती है। निशा रोने लगती है। कमला जी उसे और मुन्ना को अपने सीने से लगा लेती है। फिर दोनों खुशी खुशी उस घर में अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। निशा कमला जी की इतनी सेवा करती है कि उसकी सबकी कमी पूरी कर देती है। कमला जी के पेंशन से उनका अच्छा घर चल जाता था, किंतु निशा भी बहुत सी काम करके घर में खर्चों में सहयोग करती रहती थी। अब कमला जी के घर में चारों ओर उजाला ही उजाला फैला था। कमला जी और निशा मुन्ना के साथ बहुत खुश रहती थी। जरूर नहीं कि अपने घर में उजाला केवल अपनों से ही हो, कई बार अपने धोखा दे देते हैं और गैर आकर संभाल लेते हैं। जैसे कमला जी और निशा एक दूसरे का सहारा बन गए। तो दोस्तों, कमला जी ने जो अपनी बेटी बहू के साथ किया वो सही था या गलत, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।